So guys, welcome back, and I'm going to deliver this lecture 21. So हमने कंटिन्यू किया था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को. आई थिंक हमने उस पर 2 लेक्चर दे दिए. So I think this is the third one, and we will continue with our 2 degree of freedom system. And in this case, I have written a the topic as free vibrations of a 2 degree of freedom system without damping. So what this means कि जो अभी तक मैंने जो इक्वेशन डेवलप की थी, तो वो इक्वेशन जनरल इक्वेशन थी, है ना. दैट वाज द जनरल इक्वेशन, एंड जिसमें डैम्पिंग भी थी और जिसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी था. तो अब हम करेंगे एक सिस्टम को एनालाइज जिसमें ना डैम्पिंग होगी ना ही एक्सटर्नल फोर्स. तो उसी का मतलब हो गया फ्री वाइब्रेशन, जब एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा. तो अब हमने इक्वेशन तो डेराइव नहीं करनी है, हमने उसी इक्वेशन में फिर सीधे जो हमने इक्वेशन निकाली उसमें हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में निकाली, उसमें हमने C1 C2 F1 F2 को 0 देना है. सो जो हमारी फिर प्रॉब्लम बनेगी, मतलब वो वही होगी. फिर अब प्रॉब्लम तो वही जो मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाई है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की. आई थिंक मुझे बनानी चाहिए थी, बट आई डिड नॉट, क्योंकि वो तो पिछला जो पीडीएफ है उस पर बनाया हुआ है. तो अब आप उसमें देख लेंगे कि उसमें जो इक्वेशन है उसमें C1 C2 F1 F2 ये भी आते हैं. Once we will put these damping constants C1 C2 F1 F2 as 0, so we will obtain two equations again. Equations तो दो ही रहेंगी क्योंकि वो दो ही थी, बट दे विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है ना, अब उनमें कम ही टर्म्स रहेंगी. उसी प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप डैम्पिंग को निग्लेक्ट करते हो और आप एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं देते. तो आप क्या करते हो फिर? जस्ट गिव सम इनिशियल कंडीशंस टू द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. मतलब आप जो उसमें जो मास एक है उसको डिस्टर्ब करते हो, दोनों मास को डिस्टर्ब करते हो. फॉर एग्जांपल आप दोगे x2 को, यानी जो मास 2 है उसको दोगे डिस्प्लेसमेंट 2 mm का, और मास 1 को दोगे डिस्प्लेसमेंट 1 mm का, और वेलोसिटी दोगे 2 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल, है ना. So this will be the set of initial conditions for the 2 degree of freedom system, which has to vibrate or which is going to vibrate freely. तो अब हम जब इक्वेशन जब हम C1 C2 F1 F2 को 0 0 देंगे तो हमें ये दो इक्वेशन बन जाएंगे. सी दीज आर टू इक्वेशन. मैंने इनको पिछली बार लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म में. तो अब जब मैं इन दो इक्वेशंस को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, बहुत सी टर्म्स कट हो जाएंगी. तो अब मतलब हमारी प्रॉब्लम सिंपलीफाई हो जाएगी. ठीक है ना. तो दिस प्रॉब्लम देन बिकम्स अ फ्री वाइब्रेशन प्रॉब्लम. ठीक है ना. मैंने लिखा भी है, ये देखो ना, यहाँ पे मैंने बनाया भी है एक्चुअली फिगर 1 में स्प्रिंग ऑफ सिस्टम. आई थॉट आई हैव नॉट मेड इट. सो दिस इज इट, बनाया है एक्चुअली. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं. इनिशियल का डिस्प्लेसमेंट देंगे एक्स इसको ना मास 2 को बाय 2 mm और वेलोसिटी देंगे 2 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे मुझे लिखना था x2, है ना, तो मैं भूल गया हूँ. ठीक है. सो दिस इज द सिस्टम जो फिगर 1 में है, इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है. सो और इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट विल बी दिस इक्वेशन A and B. तो ये हमने कहाँ से निकाली? We just put C1 C2 and F1 F2 in our equations derived in the previous lecture for the most general case as 0. ठीक है ना. उसमें हम इसको 0 देंगे C1 C2 और F1 F2 को. तो हमें फिर ये दो इक्वेशन मिलेंगी, और ये दो इक्वेशन होंगी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम, where x1 is the displacement of mass m1 and x2 is the displacement of mass m2, जो कि हमने निकालना है फिर. ठीक है ना. This is the response of the system. तो आपको निकालना है x1 as a function of time and x2 as a function of time. So the problem is again the same problem जैसे कि 1 degree of freedom system. उसमें लेकिन एक ही वेरिएबल होता था x1 या x. अब इसमें दो है, x1 और x2, वरना और दो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसमें, उसमें एक ही होती थी. So this is it. So it's not a so big a problem. So we will see what will happen. So मैंने लिखा है the system will start vibrating and our problem is to determine the response of the system. That is x1t and x2t. यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल में x of t. So in order to further simplify the equations, मैं अब इन equations को थोड़ा बहुत और simplify करूँगा. But I will not lose any generality. ठीक है ना. So I will be still analyzing a system that is undamped system under the free vibration. तो मैं क्या assume करूँगा, मैं इसको K1 जो है ना, स्प्रिंग 1 है यहाँ पे K1,
कहाँ गया? सो जो स्प्रिंग 1 है K1 और जो स्प्रिंग 2 है K2 और स्प्रिंग K3, इनकी जो स्टिफनेस है मैं उसको मान लूंगा वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल नहीं, मैं इसको मान लूंगा दीज आर इक्वल, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 एंड दैट इज इक्वल टू K। मतलब जो इसकी स्टिफनेस है वो इसकी भी है और वो इसकी भी है। इससे क्या होगा एक्चुअली, इससे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सिंपल हो जाएगी एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, उससे थोड़ा बहुत आपको इक्वेशंस बड़ी आ जाएंगी, इससे थोड़ी बहुत छोटी आ जाएंगी। जब मैं K1 K2 और K3 को करूंगा ना इक्वल, मान लूंगा कि इक्वल है, और मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। इसी तरह मैं मान लूंगा M1 और M2 भी इक्वल है, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। बट जस्ट क्या होगा कि हमारी जो हमारा जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा बहुत कम पड़ जाएगा, हमें वो कम ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन फिर बन जाएगी, जब आप K1 और K2 को मान लोगे K, तो ये बन जाएगा K प्लस K, सो दिस विल बिकम 2K। और यहाँ पे आएगा K माइनस K2 की जगह आप देखेंगे K, हर जगह यहाँ पे भी अब K ही आएगा, और यहाँ पे आएगा 2K, क्योंकि ये है K ये है K, तो K प्लस K इज 2K। और यहाँ पे M1 आएगा M और M2 भी आएगा M। So this is not that big an issue, and I have done it to simplify things. So तो अब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जो दो इक्वेशन थी ना ऊपर, उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। उससे क्या होगा, वी विल सी, उससे क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि वी विल परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इससे आसानी हो जाती है। बट लेट्स सी हाउ विल वी प्रोसीड। तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर जो मास मैट्रिक्स है, ये ना जो दो इक्वेशन ए और बी है, that will be 2 cross 2, x will be जो acceleration है, acceleration vector, that will be 2 into 1, क्योंकि यहाँ पे x डबल डॉट 1 और नीचे होगा, दिस विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स, है ना, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे 2 cross 1, जिसमें एक ही कॉलम होगा। और इसी तरह जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, दैट विल बी 2 cross 2, है ना, उसमें आएंगे एलिमेंट्स k माइनस 2k और k इंटू x, x इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x1 और x2, ये भी है 2 cross 1। ये कुछ नहीं है, मैंने जो ये इक्वेशन मैट्रिक्स में लिखा है, ये इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लाया। ये जो है ना यहाँ पे दो इक्वेशन, ये इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और मैंने ये भी मान लिया K1 और K2 इक्वल है, ठीक है ना, उसकी वजह से इक्वेशन ऐसे बन जाए। आई होप यू नो द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे हाँ, ये देखो यहाँ पे फिर जो जब मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये ऐसे बन जाएगा। M जो है, M इज अ मास मैट्रिक्स, इसमें इसके एलिमेंट्स है 4, M0 0 M। और इसी तरह है एक्सेलरेशन जो कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स, उसके दो एलिमेंट्स x1 डबल डॉट और x डबल। इसी तरह K मैट्रिक्स होगा 2K माइनस K 2K, और ये है डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, और फिर देयर विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स दैट इज 0 एंड 0। तो जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे, नल कॉलम मैट्रिक्स, है ना, एक ही इसमें है ना, एक ही कॉलम, ये जो राइट साइड में है। So the above matrix equation when expanded shall give back equations both a and 1, a and b। मतलब जो अगर आप इनको फिर से अब एक्सपेंड करोगे ना, जो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो, रो इनटू कॉलम। सो यू विल राइट m इनटू x1 डबल डॉट प्लस 0 इनटू x2 डबल डॉट, तो बन जाएगा ना, तो बन जाएगा फिर m x1 डबल डॉट प्लस 2k इंटू x1 माइनस k इंटू x2 इक्वल टू 0, बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 0 इंटू x1 डबल डॉट, दैट विल बी 0, प्लस m इंटू x2 डबल डॉट, तो बन गया m x2 डबल डॉट प्लस माइनस k इंटू x1 प्लस 2k इंटू x2 इक्वल टू 0। तो ये तो मतलब जो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपको बन जाएगी वही दो इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है। तो मैंने इनको जस्ट एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, कुछ नहीं किया। So let's now we have to seek the solution to this equation, है ना, ये जो दो इक्वेशन है इनको सॉल्यूशन ढूंढना है ना। तो how should we seek the solution? What do you think? आपको क्या लगता है?
इक्वेशन इज इन द, यहाँ पे मान लो इक्वेशन क्या है इसका, डबल डेरिवेटिव mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0, वही है ना सिंपल वाली। अब x डबल डॉट प्लस kx इसका तो हार्मोनिक सॉल्यूशन होता है ना, वही इसको सेटिस्फाई करता है। लेट्स सी वेदर दैट विल सेटिस्फाई। तो हम इसको हार्मोनिक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, सो वी विल राइट x1t, है ना। अब हमने सॉल्यूशन दो बार लिखना है, फॉर x1 which is the displacement for mass m1 or for x2 which is the displacement for mass m2. And I will write that as x1 into cos omega t plus phi and x2t equal to x2, this is capital x2 है ना, ये कैपिटल है, एम्पलीट्यूड। अभी तो इसका मतलब हम मान लेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, ठीक है ना, आगे हम देख लेंगे क्या होगा। एंड दिस इज cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ पे देखो मैंने सोल्यूशन को अज्यूम कर लिया हार्मोनिक, है ना, एज कॉस फंक्शन, ठीक है ना। और दोनों सोल्यूशन में दोनों में मान लिया कि वाइब्रेशन होगी विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, और फेज एंगल भी मान लिया सेम ही है। जस्ट मान लिया डिफरेंट क्या है, एम्पलीट्यूड। x1 का मतलब मास m1 का एम्पलीट्यूड मान लिया x1 और मास m2 का मान लिया x2, और कुछ नहीं किया। अब दो इक्वेशन है ना, इनको मैं दोनों को मैंने 4 से डिनोट कर दिया। तो लेट्स सी, मैंने सॉल्यूशन को सेम लिखा, दे आर एम्पलीट्यूड। So now what we have to do is we have to put equations 4 into a and b, है ना। हमने इनको बैक उसमें डालना है और फिर वहां से देखना है क्या कंडीशन आ जाएगी। See, this equation 4 when put into the equations a and b will set some condition, उसको हमने देखना है, उसको पढ़ना है, और फिर हमने वहां से x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा और शायद phi भी आ जाएगा, ठीक है ना। So let's see, और ओमेगा भी आ जाएगा, है ना। So let's put this। अब पहली इक्वेशन ये थी ना, मैंने मैट्रिक्स को खोल दिया, है ना, यहाँ जैसे कि पहली इक्वेशन थी ही वैसे। तो दिस इज द इक्वेशन। जब मैंने इसमें x1 डबल डॉट यानी इसको x1 को डिफरेंशिएट किया दो बार, यानी इसको तो दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट करके आ जाएगा ये x1 माइनस साइन ऑफ ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरी बार माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ, नहीं, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वही मैंने लिखा, इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, लिखा मैंने माइनस एम ओमेगा स्क्वायर x1 कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर सीधा लिखा प्लस 2k x1, x1 किसके बराबर है, कैपिटल x1 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस k इंटू x2 कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 0। और इसी तरह जो 6 है, यानी जो ये वाली है, उसमें भी दिया दूसरी इक्वेशन से, जो उसमें थी 4 की दूसरी इक्वेशन, उसमें से x2 को दो बार डिफरेंशिएट किया, वो भी कॉस में आएगा, तो ये बन गई। हाँ, तो मतलब इनको सिंप्लीफाई करके फिर कॉस तो जाएगा ना, कॉस हर टर्म में है, so it will become 0, and then we have these two, हमने दो इक्वेशंस मिल गए in terms of x1 and x2 and in terms of omega। अब phi नहीं रह गया इसमें, है ना। tell me why, phi क्यों नहीं रह गया, क्योंकि वो गया ना इसके साथ cos ओमेगा t प्लस फाइव के साथ। लेट्स सी व्हाई, वो उसका मतलब क्या हो, उसके जाने का आगे देख। बट हमने दो इक्वेशंस मिल गई, ये कैसे मिल गई, जब हमने उस सॉल्यूशन को अपनी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करके आप x1 और x2 निकाल सकते हैं, है ना। तो दिस इज इट, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। एक्चुअली ओमेगा भी इसमें अननोन ही है ना, ओमेगा भी हमने फाइंड करना है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो लेट्स सी, तो वी हैव एक्चुअली, अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें दो दो इक्वेशंस है, मैंने उनको थोड़ा बहुत इसको अरेंज किया। यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2, इसको लिखा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k इंटू x1 माइनस के x2, और इसको भी लिखा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k इंटू x2 माइनस के x1। तो अब मैं इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइगन वाली प्रॉब्लम बन जाएगी, मैं दिखा दूंगा वो कैसे बन जाएगी। तो मैं इसको ऐसा क्यों करता हूँ, मैं उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था विदाउट पुटिंग इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, बट यू एड उस तरह आपको समझ नहीं आता कि मतलब तो दैट वुड नॉट हैव बीन द मोस्ट जनरल केस। तो अब एक्चुअली इससे हमें एक फायदा मिलेगा, वो मैं आगे बता दूंगा। सी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो दो इक्वेशन है, इनको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ओमेगा एंड x1 एंड x2।
बट द प्रॉब्लम इज जब हम इसको एज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम पुट करेंगे, इट विल बी द मोस्ट जनरल केस, इट विल बी अ जनरल सॉल्यूशन टू मनी प्रॉब्लम। तो हम आगे देखेंगे। तो लेट्स सी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में, जो दो इक्वेशंस है ना। सी एक्चुअली एनी टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एनी वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन डू मैट्रिक्स ऑपरेशंस टू फाइंड व्हाटएवर इज नेसेसरी। मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो आई विल पुट इट इन दिस वे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k माइनस के, है ना। ये जो इसके कोएफिशिएंट्स है ना, x1 और x2 के, उनको मैट्रिक्स बना लूंगा 2 क्रॉस 2। और जो x1 और x2 है, यानी जो एम्पलीट्यूड्स है, उनको एक कॉलम मैट्रिक्स बना लूंगा। देन दिस मल्टीप्लिकेशन विल लीड टू द सेम इक्वेशन, यही होंगी 7 और 8। जस्ट मैंने उनको जो इक्वेशन 7 और 8 है उनको पुट किया इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सो आई कैन आल्सो राइट इट इन अ बिट ऑफ, अब मैं यहाँ से जो एम ओमेगा स्क्वायर है ना, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। मतलब इसका भी एक मैट्रिक्स बना लूंगा, ये जो है एम ओमेगा स्क्वायर, मैं वो बता दूंगा क्यों। हाँ, इसको जो मैट्रिक्स ये है ना, ये मैट्रिक्स जो पहली वाली मैट्रिक्स है, इसको मैंने एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखा, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक तो एक ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो जब मैंने इसको ऐसे लिखा, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, दिस इज के, x is multiplied to both of these two matrices. So I can write kx equal to a into x. इसको मैं अब राइट साइड में लिया, इसको ना जो ये है मास वाली में, जिसमें एम ओमेगा स्क्वायर है, इसको राइट साइड में लिया। तो अब ये बन गई ना, दिस इज द टिपिकल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? तो इफ यू हैव अ वेक्टर फील्ड x, ये है ना वेक्टर x, मतलब इसमें दो कंपोनेंट्स है यहाँ पे। अगर आप उसको एक ऑपरेशन करते हो, यहाँ पे मान लिया ऑपरेशन किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स, अगर वो आपको वही मैट्रिक्स फिर से देगा, यानी x मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर। स्केलर क्या है इसमें? ये स्केलर मैट्रिक्स दिस एम ओमेगा स्क्वायर 0 एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम वे होती है अगर आप एक वेक्टर को, if you multiply a vector by some matrix and you obtain a matrix that is actually a scalar multiple of that matrix. No, that is actually the scalar multiple of that vector, है ना। ये मान लो, ये देखो ना, x यहाँ पे एक वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया किससे? के मैट्रिक्स से, तो आपको मिल गया x ही, बट स्केल्ड बाय a क्या है? a इज अ स्केलर मैट्रिक्स, x इज कॉलम वेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूँ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इज जिसमें आप स्केलिंग करते हो, जिसमें आप फॉर एग्जांपल एक वेक्टर को यू ट्रांसफॉर्म दैट, और आप उस पर एक वेक्टर मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हो, आपको मिलती है वही वेक्टर बट मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम एक्चुअली अराइजेस इन many fields, in engineering as well as even in biology, ठीक है ना। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बहुत जगह होती है, मतलब अराइज होती है, होती नहीं है, अराइज होते हैं इन फिजिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल सॉलिड मैकेनिक्स में भी अराइज होती है, आपने नहीं पढ़ी है बट यहाँ वहां पे भी अराइज होती है। इसलिए हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो वो क्या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम यही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स, है ना। ये वेक्टर, दिस एक्स इज अ वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स है x1 और x2। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया बाय के, स्टिफनेस मैट्रिक्स के, और आपको लेकिन मिल गई वही मैट्रिक्स वापस, एक्स ही, आपको वही वेक्टर वापस मिल गया, लेकिन वो वेक्टर उस वेक्टर को स्केल किया हुआ है बाय फैक्टर ऑफ ए। तो दिस इज अ टिपिकल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में और भी बोलूंगा, बट यू नो व्हाट आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, इसको मैं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिखूंगा। इसी को जो ऊपर है इसको लिख सकते हैं ना, के माइनस ए इंटू एक्स। ए है ये एम ओमेगा स्क्वायर 0 0 एम ओमेगा स्क्वायर। तो ए इज दिस मैट्रिक्स, ये ना जो जिसको स्प्लिट किया था, ये वाली जो है, दिस इज a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। So we have obtained an eigenvalue problem, है ना।
अब जब इसके आइगन वैल्यूज आप फाइंड करेंगे और आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो उन्हीं की फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से एक्चुअली वांटेड टू शो हाउ द प्रॉब्लम ऑफ वाइब्रेशन एक्चुअली गिव्स राइज टू एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, which is nothing but typically in terms of matrices. So we say if a given vector, which is x in this case, is multiplied by some matrix or an operation is performed on that vector, you obtain the same vector but which has been scaled. This problem then becomes eigenvalue problem. तो फिजिकली इसका मतलब ये हो गया, अगर आप x एक वेक्टर है, आपने आपकी प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब है जब आपने इस पे ऑपरेशन किया ना, आपको ये मिल गई, तो ये जो वेक्टर है ये या तो बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा, डिपेंडिंग वेदर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन चेंज नहीं होगी उसकी डायरेक्शन उस वेक्टर। यही फिजिकली मतलब हो गया, ज्योमेट्रिकली नॉट फिजिकली। तो फिजिकली हमें और मतलब निकालने होंगे इसको। मैंने ऑलरेडी कहा कि दिस आइडियोमैटिक प्रॉब्लम अराइजेस इन many engineering fields, in solid mechanics, और हेयर यहाँ पे भी वाइब्रेशंस में अराइज हो गई, इसी तरह और भी बहुत जगह पे अराइज होती है। So we can say the above problem is called the eigenvalue problem, ठीक है ना। मैंने लिखा है this if AV is equal to lambda V, so V is a vector, ठीक है ना, V has components, इसके 3 components हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, फिर ये बन जाएगा वेक्टर स्पेस जो V है। बट लेट्स फॉरगेट दैट, हम मान लेंगे इसके 2 ही है। जो हमारा V है, यानी यहाँ पे हमारा V क्या है, X जो था, V की जगह मैंने यहाँ पे जर्नल में लिखा, X की जगह यहाँ पे मैंने लिखा V जर्नल में। So this is AV is called a lambda V. Lambda is a scalar and V is यही, V तो यही वेक्टर है ना, so we can write AV minus lambda V is equal to 0. A minus lambda, यहाँ पे मैंने एक I लिखा है इसलिए because this lambda is scalar. अब scalar है तो ये मैट्रिक्स नहीं है ना lambda, तो but ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट होने के लिए one has to introduce यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो, फॉर एग्जांपल 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 1, समझ गए ना। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, पता है क्यों, बेसिकली मैंने इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था ना, ये देखो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर एम ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे ना तो वो एक स्केलर बन गया, तो अंदर क्या रहेगा 1 0 0 1। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ टिपिकल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सो हियर ए इज के है ना, हमारे यहाँ से ए है के मैट्रिक्स और लैम्डा है एम ओमेगा स्क्वायर, मैंने कहा। तो आई होगा, तो V है वेक्टर, V is a vector given by x1 and x2, and I is the identity matrix which is 1 0 0 1. तो 10 हमारी जो प्रॉब्लम है that will be this, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको as k minus m omega square I into x equal to 0. This will be k minus lambda I x equal to 0, becomes a typical eigenvalue problem. So this is a typical eigenvalue problem, है ना। अब हमने इसी eigenvalue problem को सॉल्व करना है, तो हमें मिल जाएंगे लैम्बडा के वैल्यूज। लैम्बडा के वैल्यूज होंगे ओमेगा स्क्वायर के वैल्यूज। अब वो वैल्यूज का उनका क्या मतलब होगा, और फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे ना, तो आइगन वेक्टर्स विल बी x1 एंड x2 उनका। सो कॉरेस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, सी व्हाट विल हैपन, हम आगे देखेंगे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को, दैट यू विल सी। बट जस्ट अंडरस्टैंड इट्स सो सिंपल। लगता है कि बड़ा है कुछ, बट इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इन अ वेरी सिंपल वे मैंने एक प्रॉब्लम को प्रोड्यूस किया, और I have represented a physical problem as an eigenvalue problem. And I did that because basically this approach is general in nature. What this means is ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। हाँ, वहां पे ऑब्वियसली चेंज होंगे, क्या वहां पे जो मैट्रिक्स ए होगी आपकी, यानी के मैट्रिक्स, वो 3x3 होगी, यहाँ पे है 2x2, वहां पे होगी 3x3। और इसी तरह जो ए मैट्रिक्स है वो भी होगी 3x3 अगर आपका सिस्टम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। इसी तरह अगर आपका सिस्टम 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उसके लिए भी आप एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट द मेथड इज जनरल, इसीलिए मैंने इसको दिखाया। अदरवाइज आप जो वो 2 इक्वेशंस थी ना, उनको आप सॉल्व कर सकते थे विदाउट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग देम एज एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। बट दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम एंड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड
quite freely in mathematics, ठीक है ना? मैथमेटिक्स में हम इनको सॉल्व करते हैं. मैथमेटिक्स we present them as when a vector field is, ये है ना, ये मान लो v is a vector. इसको जब हम एक मैट्रिक्स या एक ऑपरेशन करते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ए को जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना वेक्टर v को by this transformation a, if it leads to the same vector, this is a scalar multiple of v, then our problem becomes eigenvalue problem. मतलब कहने का ये है कि सपोज v है वेक्टर, अगर आपने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो आपको कुछ भी मिल सकता है ना यहाँ से. सपोज आपको राइट साइड में मिल गया w, जो वेक्टर होगा ऑब्वियसली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी अ वेक्टर, है ना, तो वो ये राइट साइड में भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगी. See, this will be for example 2 cross 2, this will be 2 cross 1, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा that will be 2 cross 1, तो कॉलम मिल जाएगा आपको यहाँ से राइट साइड. तो वो कॉलम एक्चुअली होगा कुछ भी, लेकिन अगर वो कॉलम हो गया ना स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ v, मतलब अगर वो कॉलम आप प्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ v, देन योर प्रॉब्लम इज एन आइगन प्रॉब्लम, व्हिच मींस आपने उस वेक्टर को फिजिकली और ज्योमेट्रिकली जस्ट स्केल किया बाय अ फैक्टर ऑफ लैम्डा, और वो फिर जो लैम्डा के वैल्यूज आएंगे ना इस इक्वेशन को सॉल्व करके, दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज. और फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकलेगा लैम्डा का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जब आप इनको इसमें डाल दें, इस इक्वेशन में डाल देंगे ना, तो यू विल ऑब्टेन एन आइगन वेक्टर. तो अब दिस इज मैथमेटिकली, एंड इन आवर केस our problem becomes in this way, ये है ना, k minus a into x equal to 0. तो दिस इज अ जनरल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, a v equal to lambda v, यहाँ पे हमारा है kx equal to ax. दिस इज द मेथड. तो हम आगे देखेंगे, जो जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे और आइगन वेक्टर्स क्या होंगे और उनका फिजिकली मीनिंग क्या होगा, वो मैं दिखा दूंगा. एक्चुअली मैं इसको ऐसे, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ. बेसिकली जो बुक है दैट हैज, बुक में इसने इसको एज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम प्रोड्यूस नहीं किया है, बट तो मैंने सोचा इससे आपको एक तो जनरल मेथड बन जाएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है, और दूसरा कि आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो. बट ऑब्वियसली फॉर दैट यू हैव टू यूज मैटलैब, है ना, उसके लिए फिर मैटलैब यूज करना पड़ता है. जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा तो उसमें जो इक्वेशन बनती है उसका ऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल 4, आपको इक्वेशन बन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x raised power 4. You can't solve that by hand. That is why you can use MATLAB for that. But the basic approach or the general approach is the same that I have shown over here. I'm going to stop here, but see, I feel like this topic, there is a 2 degree of freedom system or like that. तो ये एक्चुअली हमने पढ़ना था क्लास में, ऐसे मुश्किल होगा समझना, आई थिंक फॉर यू. बट लेट्स सी आप कैसे इसमें बिहेव करते हो और हाउ यू रेस्पॉन्ड टू दिस लेक्चर. I want you to give feedback for this, whether आपको समझ आया कुछ या नहीं. But I want you to use your pen and copy while you prepare this lecture, so that you ये देख के आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना. You have to definitely use pen and a copy, and then you can arrive at certain conclusions, ठीक है ना. नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने किया है तो आप भी वही हो गया. So that won't be the case with this lecture, even though you may be intelligent, ठीक है ना. So आप कर देना pen or copy use, and then tell me where you found the difficulty so that I can answer your questions and answer your queries. Thank you.